So next concept is void marriages. Void marriage, देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैरिजेस। मतलब अगर वो मैरिज अगर डिसॉल्व होती है या मतलब नहीं चल पाती तो उन उन दोनों को किन दो तरीकों से उन दोनों को वाइड किया जा सकता है, या वो किस तरह से खत्म होंगी, या तो वो वाइड मैरिज कहलाएंगी या वो वॉइडेबल मैरिज कहलाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो मैरिज से पहले डिसाइड हो जाती है, जो उसको वाइड या फिर वॉइडेबल बना देती है। देखो, a void marriage is no marriage. It is void ab initio, that is does not exist from its very beginning. It is called a marriage because two persons have undergone the ceremonies of a marriage, but as they absolutely lacking the capacity to marry, they cannot become husband and wife. It can neither be appreciated nor can it be ratified. एक void marriage जो है ना, अगर एक शादी हो गई, वो void marriage कब कहलाएगी? void marriage तो देखो हो सकती है, void ab initio तब कहलाएगी जब अगर वो void from the very beginning हो। void from the very beginning क्या हो कि both the parties are not competent, या फिर मतलब कुछ दोनों पार्टीज में जो है वो अभी शादी के परिणय सूत्र में बंधने के लिए नहीं हो, अभी रेडी नहीं हो, या इस टाइप से करके उसको आगे फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन वो अगर तुम एक बात बताओ, अगर कोई चीज void हो गई, अगर कोई void मैरिज पहले से ही हो गई, void ab initio हो ही गई, तो फिर वो मैरिज कैसे कहलाई? अगर किसी की शादी void है तो फिर वो शादी ही कैसे कहलाई? उस केस में ये बोला गया है कि बिकॉज टू पर्सन्स हैव अंडरगोन द सेरेमनीज, क्योंकि दो लोग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर दो लोग जो हैं, दे हैव अंडरगोन द सेरेमनीज ऑफ ए मैरिज, उन्होंने 7 फेरे ले लिए हैं, उन्होंने मंत्र वंत्र के साथ पूरा हिंदू एक्ट 1955 के अंडर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उन सबको फॉलो करते हुए, उन्होंने सारी सेरेमनीज को फॉलो करते हुए उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन दे आर लैकिंग द कैपेसिटी टू मैरी। इस केस में उनकी शादी को वाइड कर देंगे, लेकिन वाइड मैरिज कहलाएगी। लेकिन एक बार मैरिज तो हो गई ना, हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में जितने भी प्रोविजंस उन्होंने दे रखे हैं, एक बार तो उन्होंने वो सब फॉलो कर लिए ना। अब जब वो सब फॉलो कर लिए तो एक बार वो मैरिज कहलाएगी, और उसके बाद अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या इफ दे आर लैकिंग समथिंग, द स्पाउसेस आर लैकिंग समथिंग इन बिटवीन, और या फिर एज फैक्टर किसी से भी रिलेटेड अगर वो लैक कर रहे हैं, तो उस केस में वो लोग जो है शादी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस केस में वो जो शादी है वो वॉइड कहलाएगी। मैरिज तो हो गई लेकिन वॉइड मैरिज हो जाएगी। मैरिज वॉइड कब होती है? बाइगमी में। मैंने अभी बताया बाइगमी, अगर एक टाइम व्हेन द फर्स्ट स्पाउस इज लिविंग एंड एट द वेरी सेम टाइम आप अगर दूसरी शादी कर लो, सेम हिंदू अगर आप हिंदू को फॉलो करते हैं, या आप हिंदू के उन 4 रिलीजन में किसी भी रिलीजन में है, हिंदू, सिख और अपना ये क्या कहते हैं, हिंदू, सिख, जैन एंड दिस बुद्धिस्ट। हाँ, हिंदू, जैन, सिक्स एंड बुद्धिस्ट, अगर आप इन 4 रिलीजन में अगर फॉलो करते हैं, अगर आप इन 4 रिलीजन में किसी रिलीजन में आते हैं, और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर मैरिज कर लेते हैं, और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो वाइड कहलाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आप इन 4 रिलीजन में आके अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं, फर्स्ट वाइफ से अगर बिना डिवोर्स किए भी, तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर बाइगमी फॉर बोथ द स्पाउसेस। अगर वाइफ दूसरी शादी कर लेती है फर्स्ट हस्बैंड के रहते हुए, और शादी नल एंड वॉइड अभी तक नहीं हुई है, इन दैट केस आल्सो शी विल बी हेल्ड लायबल फॉर बाइगमी। ये है बाइगमी का कंसेप्ट। ठीक है, तो वो शादी जो है वो वॉइड ab initio वॉइड कहलाएगी, वॉइड ab initio नहीं कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। पार्टीज आर सपिंडास टू ईच अदर। पार्टीज जो है वो सपिंडास रिलेशनशिप में आते हैं, 5 डिग्रीज फादर 3 डिग्रीज मदर। अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो वॉइड ab initio कहलाएगा, वो पहले से ही वो वॉइड मैरिज कहलाएगी, हो ही नहीं सकती। ठीक है, नीफ्यू नीस में और इस टाइप से करके नहीं हो सकती शादी, वो वॉइड ab initio कहलाएगी, वॉइड मैरिज कहलाएगी। पार्टीज आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वही है सपिंडास का, ये बेसिकली ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, जिनके ऐसे जो एंसेस्टर्स है अगर वो सेम है, या फिर मतलब भाई बहन से रिलेटेड इस टाइप से है, जो कि फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, इन सब में हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 के अंदर शादी नहीं हो पाएगी। एसेंशियल सेरेमनीज ऑफ मैरिज आर नॉट परफॉर्म्ड, दिस इज द कैच। एसेंशियल सेरेमनीज ऑफ मैरिज, अगर आपकी शादी में जो भी आपकी एसेंशियल सेरेमनीज रहती है, अगर वो एब्सेंट है, अगर वो आपने नहीं कराई,
आपने परफॉर्म नहीं कराई, उस केस में भी आपकी शादी जो है वो वॉइड कहलाएगी। ठीक है, शादी में अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए, 6 फेरे लेके बोला यार मैं थक गया, मैं नहीं चल सकता हूँ यार, कितना कितना गोल गोल घूमू, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, बोल के दिखाओ ऐसे, सर वाइड तो कोर्ट मैरिजेस हिंदू लॉ के हिसाब से वॉइड होती है? कोर्ट मैरिज एक्ट, हाँ हाँ, कोर्ट मैरिज एक्ट जो होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर फॉलो नहीं करती। कोर्ट मैरिज हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो लिखवाया ना मैंने अदिति, मतलब वो लीगल है पर वो ये नहीं है? हाँ वो लीगल है बिल्कुल, कोर्ट मैरिज आर लीगल बिल्कुल, लेकिन वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर फॉल नहीं करती, वो आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के अंडर आ जाती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज हाँ उसमें फिर बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उसमें फिर ये देखा जाता है कि यहाँ आपने अगर शादी में फेरे नहीं लिए होंगे, आपने इस अग्नि के साथ चक्कर नहीं काटा, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अगर आपने कोर्ट में रजिस्टर कर दिया तो वो कोर्ट में अगर रजिस्टर करने पे वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर मानी जाएगी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कोर्ट मैरिज एंड इट डजंट कम विद इन द एम्बिट ऑफ दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके सर, यस सर स्पेशल मैरिज एक्ट अकॉर्डिंग सेम रिलीजन वाले भी कर सकते हैं मैरिज? हाँ हाँ हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 में सेम रिलीजन वाले कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज में वही तो होता है, कोर्ट मैरिज में अब बेसिकली देखा जाए तो जो सपिंडाज रिलेशनशिप में आते हैं, सपिंडाज रिलेशनशिप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को में अंडर रजिस्टर ना करने के लिए, कर भी नहीं सकते, और ना करने के लिए जस्ट उसको अवॉइड करने के लिए तो कोर्ट मैरिज करते हैं। सपिंडा वाले भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, सपिंडा वाले करते हैं, इसलिए तो फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में नहीं कर पाते, इसलिए तो उनको 1954 वाले में स्पेशल मैरिज एक्ट में करवाना पड़ता है। सपिंडास वाले करवा नहीं सकते हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसके पीछे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉइडेबल मैरिजेस। ये सब जो 4 पॉइंट्स बताए, ये इसमें तो मैरिज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होगी, मैरिज वॉइड हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉइडेबल मैरिज होती है कि यार कई चीजें देखो यार, अब थोड़ा प्रैक्टिकली बोलता हूं मैं और थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा। वॉइडेबल मैरिज के केसेस में तब माना जाएगा जब कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको किसी भी, अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर कोई मैरिज रजिस्टर है तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो दोनों स्पाउसेस को शादी से पहले नहीं पता होती, शादी के बाद पता चलती है, राइट? In that case, that marriages can be converted into voidable marriages. वो उस केस में कोर्ट में अगर जाके, अगर रीजन अभी पढ़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं, उस केस में वो उस मैरिज को, उस पर्टिकुलर मैरिज को वॉइडेबल बना सकते हैं। ऐसा भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखा हुआ है कि अगर आपको बाद में कुछ पता चले स्पाउस के बारे में, या बाद में आप इतना वो हो, तो डिवोर्स होना अलग बात है, लेकिन आप उस मैरिज को वॉइडेबल मैरिज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उनकी मर्जी होती है उनकी। आएंगे कामयाबी पढ़ रहे हैं उस पे। देखो, फर्स्ट वन इज अवॉइडेबल मैरिज इज अ परफेक्ट वैलिड मैरिज एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अवॉइडेड। करेक्ट। इफ वन ऑफ द पार्टीज does not petition for annulment of marriage, the marriage will remain valid. ठीक है, अगर कोई भी पार्टी एनलमेंट ऑफ द मैरिज के लिए अगर पिटीशन नहीं डालेगी तो मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी और मैरिज कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, इफ वन ऑफ द पार्टीज डाइज बिफोर द मैरिज इज एनल्ड, नो वन कैन चैलेंज द मैरिज। अगर उनमें से एक पार्टी डाइज बिफोर द मैरिज, अगर मैरिज खत्म होने से पहले अगर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो उस मैरिज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, the parties to a voidable marriage cannot perform any another marriage without first getting a decree declaring their first marriage as void, otherwise they will be guilty of bigamy। वही, अगर वॉइडेबल मैरिज करना चाह रहे हो कि नहीं, अभी ग्राउंड्स पढ़ेंगे उसमें, वॉइडेबल मैरिज उसमें करना चाह रहे हो और तुमने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और इन द मीन वाइल उस पे जजमेंट आने से पहले, डिसीजन आने से पहले तुमने दूसरी शादी कर ली, तो उस केस में यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर बाइगमी। ठीक है, once a voidable marriage is annulled, the decree is given retrospective effect from the date of marriage। देखो इसमें अब बेसिकली क्या क्या है, आपके ग्राउंड्स क्या क्या दिए गए हैं, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज वाइड तो होगी जब पहले से बाइगमी का पता चले, या ये सब वो हो जो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, उस केस में तो वाइड अब इनिशियो हो जाएगी, पहले से वाइड कहलाएगी। मैरिज वाइडेबल कब बन जाती है? फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंसी, व्हेन the marriage of an important person is valid through voidable at the instance of the non-important spouse. The inability of the respondent to consummate the marriage on account of his or her impotency, इस basis पे either of the spouse can file a petition in the court कि I want the marriage to
डिसकंटिन्यू, ठीक है, और उस केस में वो जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो सकती है इम्पोर्टेंसी के केस में। ओके, सेकंड वन इज इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। अब अगर शादी के बाद, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो शादी के बाद अगर ईदर ऑफ द स्पाउस को पता चला कि सामने वाला तो जो है बंदा है या हस्बैंड या वाइफ, उनमें से अगर कोई भी अगर इंसेन है या किसी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर या इनकैपेसिटी टू कंसेंट नहीं दे पाता किसी चीज में, मतलब नहीं इंसेन है या इस टाइप से, मतलब तुम समझ रहे हो, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो अगर वो कोर्ट में पिटीशन देता है तो द मैरिज कैन बी वॉइडेबल, मैरिज वॉइड हो सकती है इस केस में। इज इफ ईदर ऑफ द पार्टी टू द मैरिज इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड है और अगर अपनी वैलिड कंसेंट नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, though the capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children। अगर इन दो तीन केसेस में भी अगर वो उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर मतलब इन इन चीजों के ग्राउंड पे भी आप जो है मैरिज को वॉइडेबल कर सकते हो। हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी और एपिलेप्सी, अगर उसको एपिलेप्टिक अटैक आते हैं या फिर इंसेन है या फिर अब जो अनसाउंड माइंड पड़ा, ठीक है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि उसको इंसेनिटी अटैक्स आते हैं, लेकिन अगर जब वो सेन होता है, अगर उस टाइम पे अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। इन सेम केस अगर, लेकिन वो इंसेनिटी, अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जिसको इंसेनिटी अटैक्स आते हैं, अब वो है ना, कौन सी मूवी है वो, मुझसे शादी करोगी में, है ना, दुग्गल साहब, आज दुग्गल साहब अंधे हैं, आज दुग्गल साहब बहरे हैं, आज दुग्गल साहब कुछ भी करके वो बताते हैं। तो उसमें जो अगर किसी को गॉड फॉरबिड अगर वो किसी को इज सफरिंग फ्रॉम एनी दैट काइंड ऑफ डिजीज, इन दैट केस आल्सो इट इज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ दिस वॉइडेबल मैरिज। वो उस केस में भी मैरिज जो है वॉइडेबल हो सकती है, बाद में मैरिज को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड फोर्स, अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड तरीके से या फिर फोर्सफुली ली गई हो, उस केस में भी आप एक बार अगर आपकी शादी हो जाए तो बाद में उसको शादी को वॉइडेबल हो सकती है, बाद में शादी को खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कैसे? द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्राउंड आर कंसेंट ऑफ द पिटिशनर वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, अगर जो पिटिशन देगा उसकी कंसेंट अगर फ्रॉड तरीके से या फोर्सफुली ली गई है, तो फॉर इंस्टेंस कंसीलिंग ट्रू एज इज फ्रॉड, मैंने अपनी सही एज नहीं बताई, ठीक है, लड़का है 35 साल का, बता दिया कि ये तो जी अभी 28 साल का है, बाल तो बस वैसे ही उड़ गए, इसके उम्र से पहले उड़ गए, लेकिन अभी 28 साल का है, लड़का निकला 38 साल का। इन दैट केस ऑब्वियसली ये इसको फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रॉड किया है उसने। इस केस में बिल्कुल बाद में मैरिज जो है बिल्कुल वॉइडेबल कहलाएगी और वॉइड हो सकती है। कोर्ट में अगर आप पिटीशन देंगे कि मेरे को शादी के टाइम पे बोला गया था कि 35 साल का लड़का है, लेकिन ये तो 28 साल का लड़का है और ये तो 35 साल का निकला, इसलिए तो आजकल होता है ना, रिश्ते के टाइम पे आधार कार्ड पूरा सब कुछ चेक करवाते हैं, डिग्री विग्री दिखाओ कहाँ से कब 10th 12th की थी, इस टाइप से करके डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ का उसमें एक बहुत वो रहता है। कंसीलमेंट ऑफ प्रीवियस मैरिज इज फ्रॉड। The concealment of financial status and job and educational qualification also constitutes fraud। समझ गए तुम लोग, ठीक है, जी विदेश में रहता है, बहुत पैसा कमाता है, ये है एनआरआई है, ऐसा है वैसा है, और पता चले कुछ नहीं है और शादी हो जाए, बाद में शादी बिल्कुल वॉइडेबल कहलाएगी, बिल्कुल वॉइड हो सकती है, बाद में शादी को बिल्कुल खारिज किया जा सकता है कि नहीं मेरे को तो धोखे में रखा था इसने, बोलता था कनाडा का एनआरआई है, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो इधर ही अपने पिंड में है। एनीवेज, मतलब तुम समझ गए, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके से का फ्रॉड या कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है, या कंसीलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड जॉब एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल अमाउंट्स टू दिस फ्रॉड एंड फोर्सफुली अगर कोई करे तो उस केस में मैरिज जो है बिल्कुल वॉइडेबल हो सकती है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी, अगर कोई प्री मैरिज प्रेगनेंसी अगर बाद में पता चले तो उस केस में भी मैरिज जो है वॉइडेबल हो सकती है, लेकिन द पिटिशनर एट द टाइम ऑफ मैरिज डिड नॉट नो अबाउट इट। ये इसमें कैच है कि पिटिशनर को एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं पता होना चाहिए, अगर उसको पता है फिर भी उसने किया है तो उस केस में वॉइडेबल मैरिज बिल्कुल नहीं कहलाएगी, ठीक है। और जो पिटिशन है मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर, ब्रैकेट में लिख लो 1 ईयर,
ये लीगल नॉलेज पे पूछ सकते हैं। पिटिशनर मस्ट बी प्रेजेंटेड, आईलेट ही पूछेगा ऐसा, और कोई एलेट और कोई नहीं पूछ सकते, एलेट पूछ सकता है ऐसा। पिटिशनर मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर, ठीक है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी अगर पहले से है और अगर उसमें लगता है तो उसमें आपको पहली बात आपको शादी के टाइम पे पता नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जो पिटिशन है, पिटिशन जो है 1 साल के अंदर अंदर ही आपको कोर्ट में फाइल करना है। बाद में कोर्ट विल नॉट एंटरटेन, बाद में कोर्ट विल से कि भाई क्या पता प्री मैरिज प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जो भी है तुम लोग समझ रहे हो।